अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज मोशन एंड फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे, विच आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस ग्रेड्स में रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन्ड बाय रेस्ट एंड मोशन? तो स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स मैं आपके लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि सर आप रेस्ट की हालत में। और स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट मोशन की हालत में। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस किया है। यहां पर एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट द एब्सोल्यूट टर्म्स, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट की हालत में है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो कायनात में मौजूद हर चीज के लिहाज से रेस्ट की हालत में होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम अगेन प्रीवियस एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपके लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो मैं आपके लिहाज से रेस्ट की हालत में हूं। लेकिन एक ऑब्जर्वर जो कि चांद पर मौजूद है, उसके लिहाज से जमीन भी मूव कर रही है, और जमीन में मौजूद जितने भी इंसान हैं वो सब के सब मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन आपके लिहाज से मैं रेस्ट की हालत में हूं, लेकिन जो ऑब्जर्वर चांद पर मौजूद है उसके लिहाज से मैं मोशन की हालत में हूं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिहाज से तो रेस्ट की हालत में है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से वो मोशन की हालत में है। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट द एब्सोल्यूट टर्म्स, दीज आर द रिलेटिव टर्म्स। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के बाद अब हम चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, विच इज डिस्प्लेसमेंट। और स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में स्टडी किया था। लेट्स रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पाथ है, और इस पाथ के ऊपर हम 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसने इस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचना है, तो स्टूडेंट्स वो इस पाथ को फॉलो करेगा। तो यहां से हम डिस्टेंस को किस तरह से डिफाइन करेंगे? द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो पाथ है इसकी टोटल लेंथ डिस्टेंस के इक्वल होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंसान सुपरमैन है, बिल्कुल पॉइंट ए से फ्लाई करता हुआ पॉइंट बी की तरफ जाएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप देख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। एंड स्टूडेंट्स, इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी, इट इज डिस्टेंस। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होगी व्हेन a body moves from one position
to another position, then the change in its position is called displacement. तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वी हैव एन XY प्लेन तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस. नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पाथ है और स्टूडेंट्स इस पाथ के ऊपर हम 3 पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. तो स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट A की पोजीशन को रिप्रेजेंट करें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट A तक, और स्टूडेंट्स इस पॉइंट A की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद पोजीशन वेक्टर R1. सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट B की पोजीशन को रिप्रेजेंट करें तो अगेन एक स्ट्रेट वेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ओरिजिन, और इस पॉइंट B की पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन वेक्टर R2. नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम ये मेजर करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट जब पॉइंट A से B तक मूव किया तो उसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम पॉइंट A से B तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेकिन स्टूडेंट्स न्यूमेरिकली डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर इस डायग्राम के ऊपर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं R1 इज द फर्स्ट वेक्टर, AB इज द सेकेंड वेक्टर. जब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, R2. तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं फ्रॉम हेड टू टेल रूल when vector R1 is added in vector AB, तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, R2. तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां से वेक्टर AB की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स AB की वैल्यू क्या आएगी, R2 माइनस R1. तो स्टूडेंट्स हमने इस डायग्राम में वेक्टर AB को किससे रिप्रेजेंट किया है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दीज टू पोजीशन वेक्टर्स. नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ वापस चलें तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन में हमने क्या रीड किया था, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजीशन है पॉइंट A, सेकेंड पोजीशन है पॉइंट B, देन द चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो स्टूडेंट्स इन दोनों पोजीशंस में चेंज क्या होगा, विच विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1. नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम होगा डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है मीटर में. तो स्टूडेंट्स अगर लास्ट पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या स्टूडेंट्स कोई ऐसा केस एग्जिस्ट करता है कि जिसमें बॉडी का मेजर्ड डिस्प्लेसमेंट
मेजर्ड डिस्टेंस के इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स सोचें कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो। यस स्टूडेंट्स, अब इस केस को डिस्कस करते हैं कि कब एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर हमारे पास जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्टूडेंट्स अगेन अगर हम इस पाथ पर 2 पॉइंट्स कंसीडर करें, ए एंड बी, और सिमिलरली स्टूडेंट्स इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे, R1 एंड R2। लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो कि आप ग्रीन लाइन से देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगा, उसके लिए हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। तो ये केस कौन सा है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट पाथ, कि जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर या स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करेगा तो इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करें तो इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। नाउ स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में डिस्कस करने के बाद अब हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, विच इज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी का कंसेप्ट भी आप ग्रेड 9 में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, the rate of displacement of a body is called velocity। स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने वर्ड यूज किया है रेट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो स्टूडेंट्स कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन की मदद से अगर हम वेलोसिटी के फॉर्मूला को लिखें तो स्टूडेंट्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम जिस वेलोसिटी का जिक्र करेंगे इट इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर आप घर से कॉलेज जाते हैं और कॉलेज पहुंचने पर टीचर आपसे पूछते हैं कि आप कितनी वेलोसिटी से कॉलेज पहुंचे हैं, तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि आपकी स्पीड या वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्टूडेंट्स क्या फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट आपकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी? नहीं, वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू कम भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपने 30 मीटर पर सेकंड की वैल्यू यूज़ की है इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। नाउ स्टूडेंट्स
अब हम वेलोसिटी के यूनिट और फिजिकल नेचर की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसकी नेचर है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एवरेज वेलोसिटी की कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो क्या स्टूडेंट्स उस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन कांस्टेंट है या वेरिएबल? मींस दैट कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या वेरिएबल वेलोसिटी से। और स्टूडेंट्स, क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, क्या वो पाथ एक स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड पाथ है? स्टूडेंट्स, हम इन लिमिटेशंस को समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, लेट कंसीडर द मोशन ऑफ अ स्क्वैश बॉल, जो कि दीवार के साथ टकराने के बाद, काफी मर्तबा टकराने के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस केस में ऑब्जेक्ट का, उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। हम इसको समझने के लिए यह डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर एक स्क्वैश बॉल पॉइंट ए से स्टार्ट करती है अपनी मोशन और आफ्टर हिटिंग ऑन द वॉल सेवरल टाइम्स, और टकराने के बाद अगर वो इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाती है, तो इस केस में बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा? सेम। तो इस केस में स्टूडेंट्स, दोनों पोजीशंस का जो डिफरेंस आएगा इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? तो स्टूडेंट्स, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट अ सर्टेन टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ delta d our delta t as delta t approaches to zero, it is called instantaneous velocity। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स,
हम अगेन इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं। जैसा कि हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है तो स्टूडेंट्स अगर उसने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कवर की है डी तो उसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल दैट टाइम इज इक्वल टू टी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इस टाइम इंटरवल को कम से कम करते जाएं तो स्टूडेंट्स जैसे हम टाइम टी को कम से कम करते जाएंगे तो स्टूडेंट्स दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम टाइम टी को मजीद कम करें, इतना कम कर दें कि डेल्टा टी की वैल्यू जीरो को अप्रोच करे, मींस जीरो के करीब करीब हो, 0.1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड्स, तो स्टूडेंट्स टाइम की वैल्यू को कम करने से मेजर्ड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा डी से। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम एक सिंबल यूज करेंगे डेल्टा, विच इज यूज्ड फॉर द स्मॉल चेंज। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से टाइम की वैल्यू कम करने से मेजर्ड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स दोनों क्वांटिटीज की वैल्यूज जीरो को तो अप्रोच कर सकती हैं, लेकिन जब हम इन दोनों क्वांटिटीज की रेशियो फाइंड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर भी क्या आए, स्मॉल आए। तो स्टूडेंट्स हमने डेल्टा टी को इतना स्मॉल करना है कि पॉइंट बी अप्रोच करे किसको, पॉइंट ए को। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल डेल्टा टी को हम इतना ज्यादा डिक्रीज करेंगे कि पॉइंट बी अप्रोचेस टू पॉइंट ए, कि पॉइंट बी पॉइंट ए के ही करीब आ जाएगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम, जिसको हम सिंबल डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी when delta t approaches to 0, it is called instantaneous velocity of the object। स्टूडेंट्स यहां पर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं when delta t approaches to 0। तो स्टूडेंट्स जीरो के अलावा हम किसी और टाइम के ऊपर भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एट अ सर्टेन टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है जिस पर ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द एवरेज वेलोसिटी of an object is equal to its instantaneous velocity when the object moves with uniform velocity। कि जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो स्टूडेंट्स इस केस में ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने वेलोसिटी के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ
change of velocity of an object is called acceleration। कि स्टूडेंट्स अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आएगा? एक्सेलरेशन के। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला की बात करें, इट विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू डेल्टा वी आवर डेल्टा टी। और स्टूडेंट्स वेलोसिटी ही की तरह ये फॉर्मूला भी एवरेज एक्सेलरेशन का होगा, विच विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। स्टूडेंट्स यहां पर हम डेल्टा का सिंबल यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स अगर हम वेलोसिटी में चेंज करें अकॉर्डिंग टू फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स नाउ अगर हम एक्सेलरेशन की नेचर की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स यहां पर हम टू पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इफ velocity of the object increases and second possibility is if velocity of the object decreases। स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी की जगह वर्ड स्पीड भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो स्टूडेंट्स इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है तो इट मींस दैट इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। नाउ स्टूडेंट्स अगर डायरेक्शन की बात करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स जब भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि इस केस में एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और स्पीड में डिक्रीज आ रहा है। तो इस केस में स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिस्कस किया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो हम लिखेंगे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी और डेल्टा टी
व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट्स, इस एरो को हम यूज कर सकते हैं फॉर द वर्ड अप्रोचेस टू। तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो स्टूडेंट्स, इस केस में ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जिस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, पॉइंट बी और पॉइंट ए के दरमियान टाइम इंटरवल की वैल्यू हम मिनिमम कर दें तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट की कवर्ड वैल्यू भी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सेलरेशन के केस में भी इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, दिस इज एन एक्स वाई प्लेन। फॉर एग्जांपल, किसी एक खास लम्हे पर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1 और स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम किसी एक खास पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v2। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर टाइम डेल्टा टी दोनों पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी में चेंज किसके इक्वल आएगा, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम पॉइंट ए से बी तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स? डेल्टा वी के। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, इस केस में भी हम लिख सकते हैं डेल्टा वी विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम टाइम की वैल्यू इतनी कम कर दें कि वो 0 को अप्रोच करे तो स्टूडेंट्स, इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में आने वाला चेंज भी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस केस में दोनों की वैल्यूज डेल्टा वी और डेल्टा टी की वैल्यूज स्मॉल होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि दोनों की रेशियो भी क्या आए? स्मॉल आए। तो स्टूडेंट्स, इस केस में हम लिखेंगे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो इस केस में ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और स्टूडेंट्स, अगर सिंपली वर्ड्स में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाए तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप वर्ड इंस्टेंटेनियस का मीनिंग याद रख लें। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के बाद हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला की मदद से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करना बहुत ही इजी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल हो जाए ऑब्जेक्ट के एवरेज एक्सेलरेशन के, तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो स्टूडेंट्स, इस केस में ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा? ऑब्जेक्ट के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के।
तो स्टूडेंट्स ये की पॉइंट आप याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने एक्सेलरेशन के टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लास्ट टॉपिक विच इज एक्सेलरेशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।